नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो इतनी एडवांस थी, इतनी शांत और जिसके शहर आज के स्मार्ट सिटीज जैसे प्लान किए गए हों? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसने अपने वक्त से बहुत आगे की झलक दिखाई थी। तो इस सफर में हम 4 खास पड़ावों पर रुकेंगे। पहले देखेंगे कि उनका समाज कैसा था, उनकी मान्यताएं क्या थीं। फिर उनके रोजमर्रा के जीवन और कल्चर में झांकेंगे। इसके बाद हम उनकी अर्थव्यवस्था और जबरदस्त समुद्री व्यापार को समझेंगे और आखिर में जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार और उनकी बस्तियों की बात करेंगे। इससे ना हमें इस कमाल की सभ्यता की एक पूरी साफ तस्वीर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समाज और मान्यताएं। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए ना उसकी नींव को पकड़ना जरूरी होता है। मतलब उसका सामाजिक ताना बाना कैसा था, लोग क्या मानते थे। और यकीन मानिए, इस मामले में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखी थी। और सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या? उनका समाज मात्र सत्तात्मक था। जी हाँ, मेट्रियार्कल। इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार और समाज में महिलाओं की चलती थी, वंश उन्हीं के नाम से आगे बढ़ता था। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया की बाकी बड़ी बड़ी सभ्यताएं पुरुष प्रधान थीं, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल उल्टा था। और ये जो बराबरी का भाव था ना, वो सिर्फ समाज में ही नहीं, उनकी पूजा पाठ और मान्यताओं में भी साफ झलकता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ देवताओं को ही पूजा जाता हो, नहीं, वो देवियों और देवताओं दोनों की बराबर पूजा करते थे। ये उनके समाज में मौजूद समानता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल उठता है कि वो पूजते किसे थे। देखिए, उनकी पूजा का दायरा काफी बड़ा था। एक तरफ थी मातृदेवी यानी मदर गॉडेस, जो जीवन और उर्वरता का प्रतीक थी। तो दूसरी तरफ थे पशुपति, जिन्हें जानवरों का देवता माना जाता था। और कई इतिहासकार मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप थे। इतना ही नहीं, वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पेड़ों की, और कुछ खास प्रतीकों जैसे लिंगम की भी पूजा होती थी। अच्छा, उनका जो विश्वास था ना, वो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। वो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा था, उनके हर काम में झलकता था। वो कई तरह के अनुष्ठान यानी रिचुअल्स भी करते थे, और ये सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि परलोक के लिए भी होते थे। मतलब उनके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सफर के 2 पड़ाव थे। और इसी सोच के केंद्र में थी एक बहुत बड़ी मान्यता, आत्मा की अमरता। जी हाँ, वो मानते थे कि आत्मा कभी नहीं मरती। मौत जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है, और आत्मा अपना ये सफर जारी रखती है। अब सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चला? इसका सबसे पक्का सबूत मिलता है उनकी कब्रों से। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो उन्होंने देखा कि मृतकों के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे बर्तन, औजार, यहाँ तक कि गहने भी दफनाए गए हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपने प्रियजनों को अगले सफर के लिए, परलोक की यात्रा के लिए तैयार करके भेज रहे हो। और लोथल में तो एक और भी हैरान करने वाली खोज हुई। वहां एक कब्र मिली है जिसमें एक पुरुष और एक महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सती प्रथा का कोई शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि ये बात अभी भी पक्की नहीं है, इस पर बहस जारी है। पर हां, ये खोज उनके दफनाने के तौर तरीकों के बारे में हमारी समझ को और गहरा जरूर करती है। तो ये तो हुई उनकी मान्यताओं और समाज की बात। लेकिन वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था? चलिए अब उनके आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और उनके शहरों की चहल पहल वाली गलियों में चलते हैं। तो भाई, काम धाम के बाद मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे? लगता है कि उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाना बखूबी आता था। खुदाई में जानवरों की लड़ाई, पासे के खेल और डांस जैसी चीजों के सबूत मिले हैं। ये सब बताता है कि उनकी सोशल लाइफ काफी वाइब्रेंट, काफी जीवंत थी। और जब डांस की बात हो ही रही है तो मोहनजोदाड़ो से मिली एक चीज का जिक्र करना तो बनता है। ये है वो मशहूर कांसे की मूर्ति, द डांसिंग गर्ल। ये छोटी सी मूर्ति सिर्फ उनकी जबरदस्त कलाकारी का नमूना नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि उस समाज में आर्ट और कल्चर की कितनी ज्यादा अहमियत थी। अच्छा, अब बात करते हैं उनके पहनावे की। तो मर्द और औरतें दोनों ही कॉटन और ऊनी यानी सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे, मौसम के हिसाब से। महिलाओं के पहनावे में कुछ खास चीजें भी थीं, जैसे घाघरा और शॉल। इससे पता चलता है कि उनका अपना एक फैशन सेंस भी था। और वो सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुकते थे, पर्सनल ग्रूमिंग और सुंदरता पर भी उनका काफी ध्यान था।
खुदाई में सिंदूर, कंघी और तो और लिपस्टिक जैसी चीजें भी मिली हैं। ये दिखाता है कि वो एक ऐसी संस्कृति थी जो खूबसूरती और सेल्फ एक्सप्रेशन को बहुत महत्व देती थी। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा जो चीज सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे अलग और असाधारण बनाती है, वो है उनकी अर्बन प्लानिंग, यानी शहरों को बसाने का तरीका। पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई को लेकर उनकी समझ इतनी एडवांस थी कि आज भी देखकर हैरानी होती है। उनके शहरों का डिजाइन तो कमाल का था। पहली बात, घर मेन रोड पर नहीं बल्कि गलियों में अंदर की तरफ बनाए जाते थे ताकि शोर शराबा कम हो। दूसरी बात, लगभग हर घर में अपना एक आंगन और एक कुआं होता था, मतलब पानी के लिए आत्मनिर्भर थे वो। और सबसे जबरदस्त चीज, उनके घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम लगे होते थे जो एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करते थे। आप देखिए ये डिजाइन कितना सिंपल और कितना जीनियस है। साइंस का सीधा सा नियम है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, बस ये वेंटिलेशन शाफ्ट उसी गर्म हवा को घर से बाहर निकाल देते थे और घर अंदर से ठंडा बना रहता था। सोचिए, बिना बिजली के नेचुरल एसी, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो देखिए, इतने एडवांस शहर, इतना बढ़िया आर्ट और कल्चर, बराबरी पर आधारित समाज, ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पर पहुंचाती हैं। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, पीस लविंग। आज तक की खुदाई में हमें जंग या लड़ाई का एक भी सबूत नहीं मिला है। कोई हथियार, कोई किलेबंदी नहीं। यही बात उन्हें इतिहास की सबसे अनोखी सभ्यताओं में से एक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी महान सभ्यता चलती कैसे थी? इसे पावर कहाँ से मिलती थी? इसका जवाब दो चीजों में छिपा है। पहली, उनकी जबरदस्त खेती-बाड़ी जो उपजाऊ जमीन पे होती थी, और दूसरी, दूर दूर के देशों के साथ उनका फलता फूलता व्यापार। देखिए, हर बड़ी सिविलाइजेशन की तरह सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी खेती ही थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी और इसी वजह से वो इतनी फसल उगा पाते थे कि अपने बड़े बड़े शहरों की जरूरतें पूरी कर सकें। तो खेती-बाड़ी ने उन्हें एक स्थिर आधार दिया, लेकिन असली दौलत और समृद्धि आई व्यापार से। जो भी अनाज या सामान जरूरत से ज्यादा होता था, उसे वो बेचते थे। उन्होंने जमीन और समंदर दोनों रास्तों से एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क बना लिया था, जिससे उनके शहर दौलत और नई नई चीजों से भर गए थे। उनके समुद्री व्यापार के जो मेन सेंटर्स थे, वो थे उनके बंदरगाह वाले शहर। लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, ये कुछ बड़े नाम हैं। ये शहर एक तरह से पूरी दुनिया के लिए उनके गेटवे थे। यहीं से बड़े बड़े जहाज सामान लादकर दूर देशों के लिए रवाना होते थे। और उनका व्यापार सिर्फ आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं था। उनके ट्रेड पार्टनर्स उस जमाने की सुपर पावर्स थीं। मेसोपोटामिया, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, ईरान और शायद मिस्र भी। आप सोच सकते हैं, ये हजारों साल पहले का ग्लोबलाइजेशन था। और हमारे पास इसके पक्के सबूत भी हैं। जरा सोचिए, जैसे आज प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना का लेबल होता है, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी में बनी मोहरें यानी सील्स मेसोपोटामिया के शहरों में मिली हैं, और मेसोपोटामिया की मोहरें यहाँ मिली हैं। ये एक तरह की पक्की रसीद है जो बताती है कि दोनों के बीच व्यापार होता था। ईरान के साथ व्यापार का भी एक बड़ा सबूत लोथल में ही मिला है। वहां पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ की एक खास तरह की मोहर मिली है। ये मोहर उसी इलाके में बनती थी और उसका यहाँ लोथल में मिलना साफ साफ दिखाता है कि दोनों के बीच सीधा समुद्री व्यापार था। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, शायद उनका व्यापार मिस्र तक भी था। हुआ ये कि लोथल में एक कब्र मिली है जिसमें शव को एक खास तरीके से संरक्षित करने की कोशिश की गई है। ये तरीका थोड़ा थोड़ा मिस्र में मम्मी बनाने की प्रक्रिया जैसा लगता है। हालांकि ये एक विवादास्पद खोज है, इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन ये इन दो महान सभ्यताओं के बीच एक अविश्वसनीय कनेक्शन की संभावना तो जरूर जगाता है। तो ये तो हुई समुद्री व्यापार की बात, पर उनका नेटवर्क सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं था। अब चलते हैं आखिरी हिस्से की ओर और देखते हैं कि उन्होंने जमीन के रास्ते अपना व्यापार कैसे फैलाया, जरूरी संसाधन कैसे हासिल किए और अपनी सरहदों से भी दूर अपनी बस्तियां कैसे बसाईं। जमीन के रास्ते वो मुख्य रूप से कच्चा माल मंगाते थे जो उनकी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी था। जैसे राजस्थान की खेतरी माइन से आता था तांबा, जिससे वो अपने औजार और बर्तन बनाते थे। और सोचिए, दूर अफगानिस्तान से वो चांदी और टिन इंपोर्ट करते थे। टिन जो कांसे यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए बेहद जरूरी था।
वो सिर्फ सामान खरीदते बेचते ही नहीं थे, बल्कि काफी स्ट्रैटेजिक भी थे। उन्होंने अपनी सीमाओं के बाहर दूसरे देशों में अपनी बस्तियां बसाई थीं। हम इन्हें एक तरह से ट्रेड कॉलोनीज कह सकते हैं। यह बस्तियां उनके ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने और सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं मुंडीगाग और शोरतुघई। ये दोनों जगहें आज के अफगानिस्तान में हैं। इन बस्तियों के जरिए सिंधु घाटी के लोग सीधे सेंट्रल एशिया के ट्रेड नेटवर्क से जुड़ गए थे। ये उनके बढ़ते प्रभाव और उनकी दूर तक सोचने की क्षमता का एक पक्का सबूत है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो शांत था, अमीर था और अपने समय से कहीं कहीं आगे था। पर ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या जलवायु परिवर्तन इसका कारण बना, या किसी ने हमला किया, या फिर कोई और वजह थी? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है और हमें ये याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी कितनी नाजुक हो सकती हैं।